हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराइए। फाइनली आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कंटिन्यूअसली चैनल पे ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस आपको बता दें कई बार रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये है आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें आप ये देख पाएंगे कि किस नेचर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं जो कि यूपी बीएड, सीयूईटी बीएड और बीएचयू बीएड के लिए है, तो आप वीडियोस देखकर सेटिस्फाइड होकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। लिखा है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी लोग सामने ऑप्शन है, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य का वित्त मंत्री। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं भी पढ़े होते हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें उन चीजों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दी गई है राज्य विधानसभा के लिए। हर राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, तो उसमें किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। जो गवर्नर हैं उनकी उनके ही सहमति से धन विधेयक को, मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है। आपको बता दें, अगर यहाँ पे राज्य विधानसभा की जगह संसद लिखा होता तब यहाँ पे ऑप्शन में राष्ट्रपति होता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग जिस तरीके का प्रोसेस होता है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। वहां अगर संसद लिखा होता तो राष्ट्रपति होता, राज्य विधानसभा लिखा है तो राज्य का राज्यपाल होगा। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पे है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था। कभी कभी एग्जाम में आता है पंडित भीमसेन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, साहित्य, शिक्षा, एजुकेशन, पत्रकारिता या शास्त्रीय संगीत गायन। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान है और आप देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आपको मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप लोग देख पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत। आपको पता होना चाहिए कि ये शास्त्रीय संगीत मतलब ये बहुत बड़ा नाम है पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय संगीत में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा फॉर्मूला, इसको आप थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में, की सिफारिश किस समिति ने की थी। वो कौन सी समिति थी, शर्मा समिति, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति या दत्त समिति। थ्री लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है कि स्कूलिंग में तीन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, एक मदर टंग होगी, एक हिंदी होगी, हिंदी इंग्लिश होगी, और एक आप ऐसे एक हिंदी होगी। हिंदी अनिवार्य करने के लिए ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था, और इंग्लिश वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं। तो ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1968 में। आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोठारी समिति। जो डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। इंदिरा गांधी के टेन्योर के समय की बात है, और ये पूरे भारत भर में अप्लाई किया गया था तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु में सिर्फ टू लैंग्वेज फार्मूला ही अप्लाई हो पाया था, थ्री लैंग्वेज मतलब हिंदी नहीं अप्लाई हो पाई वहां। ये आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भोपाल गैस त्रासदी, जिसको इंग्लिश में भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी, और कहीं कहीं एग्जाम में ट्रेजेडी ऐसे ही लिखा होता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आजकल जो पेपर्स बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसलेट कर दिए जा रहे हैं। पहले इंग्लिश में बनते हैं, बस उसको ऐसा लगता है गूगल ट्रांसलेट से कर दे रहे हैं, तो उसमें ट्रेजेडी ऐसे ही लिखा मिल जाएगा आपको। तो त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी, आपको बता दें एक ऐसी घटना थी में कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये कब हुई थी, आप डेट देख सकते हैं, 1982 में, 1986, 1984 या 1989। व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस गैस के लीक होने से वहां के अगल बगल जितने भी गांव थे, कॉलोनीज थी, लोग रातों रात मतलब डेथ हो गई, उनको पता तक नहीं चला। बहुत ही जहरीली गैस थी, और ये घटना घटी थी 19
4 में और ये दिसंबर मंथ में। अगर आप इसको और टफ बनाना चाहता तो 1984 लिखकर दिसंबर, नवंबर, सितंबर लिखता, उसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसका भी आप सभी लोग आंसर करेंगे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये एग्जाम में आपके हमेशा, ये बिल्कुल बेसिक है, आप लोग देखते ही आंसर कर देंगे। धनानंद, कौटिल्य, बिंबसार या पुष्यमित्र। राइट आंसर क्या होगा आपको बता दें, अर्थशास्त्र एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी रचना है जिसमें राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, और आज से कई वर्ष पहले की, लगभग अब 2000 साल मान लीजिए। और इसके रचयिता जो है वो है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी, इनका नाम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में आए तो वो भी राइट आंसर होगा इस चीज का, आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? आप लोग 2017 पे नहीं जाएंगे, 2022 पे जाएं क्योंकि पुराना सेट है। 2022 किसे चुना गया है तो वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, वी जेलेंस्की। इनका आप लोग नाम याद रखेंगे और एग्जाम में आपके 2022 से बनेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एज इट इज, मतलब बस डेट चेंज हो जाएगी। और ये करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, जो कि कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? किस ऑफ लाइफ ये सभी एक्टर्स या फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, आदित्य रॉय कपूर, सुमन शेखर, कुंकणा सेन या इमरान हाशमी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमरान हाशमी। हालांकि इनके साथ एक और जो राइटर है, जैसे पूरी बुक इन्होंने नहीं लिखी है, इसके साथ बिलाल सिद्दीकी नाम के, बिलाल सिद्दीकी नाम के राइटर के साथ मिलकर ये बुक दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है, किस ऑफ लाइफ। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बता दूं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, वो वर्ल्ड डे से और नेशनल डे से, ये दो अलग है। यहाँ पे देखिए लिखा है विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। 21 मार्च, 11 अप्रैल, 14 अप्रैल या 22 मार्च। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बहुत ही बेसिक है, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे, क्योंकि हमेशा चाहे वो जल दिवस हो, पृथ्वी दिवस हो और पर्यावरण दिवस हो, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 22 मार्च। और जो 22 अप्रैल है, इसमें वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधि में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये एक साइड आपको नाम दिए हुए हैं इन हस्तियों, और उनके, आप कह सकते हैं कि उनके बैकग्राउंड दिए गए हैं या किस विधा से हैं। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी जो है, यहाँ पे लिखा है शायर। हमें बताना क्या है, जो जो सुमेलित नहीं है, जो मेल नहीं खाते हों। राजपाल यादव, यहाँ पे अभिनय होगा, ठीक है। आरुष बिष्ट जो है वो चित्रकार, राजन साजन मिश्र जो है वो रंगमंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच ना होकर ये म्यूजिक, संगीत से संबंधित है, ये स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। के बाद अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बताएंगे, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? मूल कर्तव्य क्या होते हैं आपको पता है, 51 के ए में ऐड किए गए हैं, 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या। और वो मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पे और वो कमेटी बनाई गई थी उसके लिए, उसमें कौन थे? संथानम समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति या प्रशासनिक सुधार आयोग। ये काफी सिंपल है, कई बार आप सुने भी होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के समय ऐड किया गया था। और इसकी सिफारिश इन्होंने की थी, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में। ये आप सभी लोग नोट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें वही सेम है कि जो सही सुमेलित नहीं है, झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, ये बिल्कुल सही है। आप लोग सुने होंगे सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को कहा जाता है, हम होल्ड करते हैं। गोल्डन पगोड़ा का मंदिर है जो म्यांमार पे है, आप सभी लोग जानते हैं।
और उगते सूरज की भूमि कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं में ऑप्शन बी हो जाएगा, सफेद हाथियों की भूमि जो है वो थाईलैंड है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। और आपको बता दें ये एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन आता है, वो ना होगा तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में रिपीट हो तो वो झीलों की भूमि से ही आ जाए कि झीलों की भूमि कौन सी है, निम्न में से निम्न विकल्पों में से सही उत्तर बताएं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को देखे रहेंगे तो कम से कम बेसिक क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, आप उनको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। अब क्या है कि एग्जाम में कभी-कभी इस नहीं को अगर हम नहीं ध्यान देते हैं, तो इस नहीं की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। यूरिया, यहाँ पे देखिए रासायनिक लिखा है, केमिकल फर्टिलाइज़र लिखा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे यूरिया है, पोटाश, ये सब केमिकल है। फास्फोरस फास्फेट है, फास्फोरस भी हो जाता। और कंपोस्ट जो होता है, ये जो नेचुरल खाद होती है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, उसको कहते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कंपोस्ट। बाकी सब केमिकल रासायनिक उर्वरक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गदर पार्टी संस्थापक कौन था, यहाँ पे लिखा है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपको गदर पार्टी हो गई, स्वराज पार्टी हो गई, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो कई पार्टी बनी हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम है, उसकी स्थापना से, संस्थापक से, अध्यक्षों से कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। आप इसको बताएंगे। ऑप्शन है सच्चिदानंद सन्याल, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कोई पार्टी स्थापित नहीं की। आप ये ध्यान देंगे कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा राइट आंसर को ढूंढें। अगर आप ये देख लेते हैं कि ये आंसर नहीं होगा तो राइट आंसर बखुद आपको दिखने लगेगा। एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त, ये लोग आज़ादी के किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, इन लोगों का अपना व्यक्तिगत और सामूहिक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी थे। सच्चिदानंद सान्याल भी उसमें थे। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। और आपको बता दें, आपको सोहन सिंह भखाना का नाम भी हो सकता है आपको दिखे। ये सिर्फ इनके बदौलत इस पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखिएगा। लेकिन लाला हरदयाल जो हैं ये प्रमुख व्यक्तियों में थे, पार्टी के संस्थापक में। बाद एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से है। शीत युद्ध कोल्ड वॉर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक सीक्वेंस में हमें काल को व्यवस्थित करना है। जो पहले की घटना है उसको पहले, जो बाद में घटना घटी है उसको अरेंज में करना है। जैसे अब इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि ये घटना आखिर हुई कब है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अगर कोरिया युद्ध की बात की जाए तो ये 50 में स्टार्ट होता है, लगभग 2 से 3 साल चलता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। वियतनाम युद्ध जो है ये हालांकि स्टार्ट तो 55 से होता है, लेकिन 70-75 इसका पीक माना जाता है, जब इसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच की लड़ाई होती है। और ये वियतनाम, लेओस और कंबोडिया, इन 3 देशों के मध्य ये युद्ध छिड़ता है और इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस भी है। क्यूबा मिसाइल प्रक्षेप क्यूबा मिसाइल संकट जो है, इसकी डेट याद होनी चाहिए। और जो आपका बर्लिन की दीवार का विखंडन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, ये हमें याद होना चाहिए। तो वो 1989 में गिराई गई थी। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में है और ये अमेरिका और क्यूबा एक कंट्री है उसके बीच में था। और उस समय अमेरिकन आप फोर्स कह लीजिए, कंट्री इस पे हमला करने वाली थी। और उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि अगर इस पे हमला होता है तो वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बन जाती है। ये काफ़ी फेमस घटना है। अब इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि सबसे पहला जो स्टार्ट होगा वो 1 से होगा। तो 1 दो ही ऑप्शन में है, ए और डी में है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा थर्ड, क्यूबा। तो 1 के बाद थर्ड जो है वो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मतलब पहले कोरिया युद्ध है। इस घटनाक्रम में यहाँ पे देखिए लिखा है काल क्रमानुसार, घटनाक्रम में पहले कोरिया युद्ध है, फिर क्यूबा मिसाइल संकट है, उसके बाद वियतनाम युद्ध और लास्ट में बर्लिन की दीवार का विखंडन है कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। हरित, देखिए आप पढ़ भी सकते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
एग्जाम में आता है ग्रीन हाउस गैस है और नहीं है, इन दोनों में से हमेशा एग्जाम में ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस लिखता है किसी तरीके से, लेकिन ग्रीन हाउस से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप सभी लोग पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में आप क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है, इनका रोल क्या है। बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 है और O2 है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा O2। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं आती है। यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर ये O3 होता ओजोन तो ये ग्रीन हाउस गैस होती, लेकिन O2 लिखा है। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये ध्यान देना जरूरी हो जाता है, O3 जो होता है वो ओजोन का फॉर्मूला है। तो आप ये जानते रहेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। भारत में हमारे एक ऐसी पोस्ट बनाई गई है जो सरकार का पक्ष रखती है। आप कह लीजिए सरकार का वो वकील होता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि जितने भी कानूनी दाव पेच का काम जो है वो यही पोस्ट का व्यक्ति करता है। वो कौन होता है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश सरकार को रिप्रेजेंट करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये बॉडी है, सर्वोच्च पद है, ये फैसले का काम है। राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? वो होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI भी इसको कहते हैं हम लोग। और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम का मतलब प्रमुख से। फिर इसके अंदर भी सॉलिसिटर जनरल आ जाते हैं, वो अलग है, लेकिन ये सर्वोच्च पद है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एलिमेंट सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में की उपयोगिता है वो सिलिकॉन, एस्ट्रेटीन, सीरियम या वैनेडियम। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग जो है, आप अगर यूजली 90% आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 95%। अगर इलेक्ट्रॉनिक किसी भी ऐसे एलिमेंट का नाम लिया जाए उसके प्रयोग में, तो सिलिकॉन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सिलिकॉन वैली, आप इंडिया सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को मतलब इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाने लगा है इस नाम से। ये काफ़ी थोड़ा सा अलग है, हट के क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, आते भी हैं तो आपको जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसको हम लीव भी कर देते हैं। किसी किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 25वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? अब ये यूरोपीय यूनियन क्या है, ये आपको तो वर्ल्ड लेवल पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। EU क्या है, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, ये सारी चीजें। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, बर्लिन संधि, बर्लिन ट्रीटी, लिस्बन संधि, मॉस्को संधि या स्टॉकहोम संधि, स्टॉकहोम ट्रीटी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लिस्बन संधि। इसी में ये प्रावधान दिया गया है किस तरीके से यूरोपीय यूनियन से अलग होना है। ये एक यूनियन है यूरोपीय कंट्रीज का, और इसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं उनको आपस में व्यापार करने में छूट, आने जाने में, वीजा जैसी चीज़ों में छूट प्रदान की जाती है। तो इस पे हम लोग डिटेल में किसी क्लास में पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और ये व्यष्टि और समष्टि का मतलब है, व्यष्टि का मतलब माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो, मैक्रो ये वर्ड यूज किया जाता है, मतलब व्यापक अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। उसी को जो शुद्ध हिंदी में कहीं कहीं पे व्यष्टि और समष्टि का भी प्रयोग किया जाता है। इस शब्दों का निर्माण किसने किया था ये हमें बताना है। तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, जेम कीन्स या रेगनर फ्रिश। तो आपको बता दें इसमें कार्ल मार्क्स का कोई रोल नहीं है। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से लगाएं, जेएम कीन्स का भी कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसमें। राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए और सी में से अल्फ्रेड मार्शल होंगे या रेगनर फ्रिश होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगनर फ्रिश ने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, उन्होंने, हालांकि ये हिंदी में इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने इंग्लिश में जो टर्म यूज किया था उसको जान लीजिए। हो सकता है एग्जाम में इसी तरीके से माइक्रो और मैक्रो लिखा हुआ आ जाए,
माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब व्यापक, इकोनॉमिक्स की बात कही थी और ये वर्ड दिया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑथर एंड बुक से कई बार क्वेश्चन आए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, दादा भाई नौरोजी जी ने, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट विल बी द राइट ऑन? आप सभी लोग आंसर करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन की बुक जो है वो एडम स्मिथ लिखी थी, आप सभी लोगों को पता है। मार्शल का, आगे हम लोग इनकी बुक्स और इनके मेथड्स के बारे में जानेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो ये थे क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन थे। हालांकि आप चाहें तो 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। 21 जो है, संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, टेरेस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? किलिमंजारो की पठार को, कंचनजंगा की, इंद्राकोल की, या पामीर नाट या पामीर की पठार को? राइट आंसर जो होगा इसका होगा पामीर की पठार। इस तरीके के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे, खुद भी सॉल्व करेंगे, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे और बता पाएंगे। 22 नंबर इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, हरप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोग आंसर करेंगे, अब जब सब मैक्सिमम लोग कर लेंगे तभी मैं इसका उत्तर बताऊंगा। बहुत ही आसान है, टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी या क्रिकेट? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग आंसर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के इस सेशन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट। हरप्रीत कौर एक कैप्टन भी हैं, कैप्टन रही भी हैं। और इस सेट में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखा, कुछ पॉलिटी से था, कुछ हिस्ट्री से था, कुछ ज्योग्राफी से था। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस सेट के सेट्स मिलते रहेंगे, जिसमें आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। इसको और भी डिटेल में डिस्कस कराया जा सकता था। आगे के क्लासेस में हम लोग ऑप्शंस से भी रिलेटेड जो फैक्ट है उनको जानेंगे, जिससे कि आप और बेहतर ढंग से इसको जान पाएँ। जो स्टूडेंट्स हमारे पेड क्लास में जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप में हैं, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 94503413 कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन। आई होप आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगले सेट में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट 20 टू 25 सेट का, 20 टू 25 क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे, जो कि इसी के नीचे का होगा। के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे। मिलते हैं अगले सेट में, क्लास में। तब बाय बाय, टेक केयर एंड वॉचिंग।